रात के सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। गोरखपुर से चलकर मुंबई जाने वाली यह ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। मुंबई यानी कि रंगीन सपनों की महानगरी। मुंबई सपने दिखाती है, लोगों को सम्मोहित करती है। शायद इसीलिए गांव, छोटे कस्बों, छोटे शहरों के लोग अक्सर अपने सपनों को रंगीन बनाने के लिए मुंबई चले आते हैं। तो इस ट्रेन में भी लोग मुंबई की ओर जा रहे हैं। टीटी राजेश जब कोच S5 में प्रवेश करता है तो अलग-अलग यात्री अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। वह टिकट चेक करता हुआ सीट नंबर 23 लॉबी के पास पहुंचता है। मैडम जी टिकट। इस सीट पर दो महिलाएं बैठी होती हैं जिनकी उम्र लगभग 20 से 30 के मध्य होती है। दीपिका पहली महिला अपना नाम बताती है तो वो पैड में उसका नाम चेक करता है। फिर दूसरी महिला की तरफ मुखातिब होते हुए, मैडम आपका टिकट। दूसरी महिला बिना कुछ बोले उसका मुंह देखती रहती है तो वो कड़ाई से पूछता है, मैडम जी टिकट। जी इनका टिकट नहीं है, पहली महिला बोलती है। फिर तो टिकट बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप अपनी आईडी दिखाइए। अब वो पहली महिला की तरफ देखते हुए कहते हैं, आईडी आईडी तो नहीं है। तो ऐसा कीजिए, अपने फ़ोन में टिकट का मैसेज दिखा दीजिए। उसने महिला की तरफ देखते हुए कहा। वो उसकी शक्ल देखने लगी। मैडम शक्ल मत देखिए, मुझे और यात्रियों के टिकट चेक करने हैं, जल्दी टिकट दिखाइए। मेरे पास फ़ोन नहीं है, महिला ने सपाट सा उत्तर दिया। इनके पास टिकट नहीं, आपके पास आईडी नहीं, ना कोई मैसेज है, आपने समझ क्या रखा है? ये बोलिए कि आप दोनों ही विदाउट टिकट हैं। जी नहीं, मेरा टिकट बना हुआ है। आप झूठ बोलती हैं। मुझे लगता है कि आप किसी और की आईडी पर यात्रा कर रही हैं। यह भी एक जुर्म है। आप दोनों का फ़ाइन लगेगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, महिला ने थोड़ा सहमते हुए कहा। मुझे कहानियाँ सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती हैं। या तो आप अपनी आईडी दिखाइए या आप दोनों का फ़ाइन भरिए, अन्यथा मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, कहकर वो सुबकने लगती है। आप में इंसानियत नहीं है, दीदी को रुला दिए। दूसरी लड़की जो 22-23 साल की रही होगी, उसने पहली महिला को चुप कराते हुए कहा, आप लोग मेरा और अपना समय ख़राब कर रही हैं। देखिए मुझे कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। दीदी सच बोल रही हैं, इनका आईडी और टिकट इनके ससुराल वालों के पास में है। वो B2 कोच में यात्रा कर रहे हैं। फिर से नई कहानी, वह झल्लाते हुए बोला। आपके लिए तो कहानी ही होगी, जिस पर गुजरती है वही जानता है, लड़की ने भी रोते हुए कहा। पहली लड़की रोती रही और दूसरी उसको चुप कराने का प्रयास करती रही। कहते हैं औरत के आंसू तो पहाड़ को भी पिघला दे, तो फिर तो ये राजेश था। उसने दूसरे कोच में ड्यूटी कर रहे अपने साथी को फ़ोन किया और लड़की के बताए अनुसार नामों की जांच करवाई। लड़की के बताए अनुसार उस एसी कोच में 4 लोग यात्रा कर रहे थे। ऐसा करना, तुम उनकी टिकट मत जांच करना, मैं खुद आकर उनकी टिकट देखना चाहता हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने फ़ोन पर ही अपने दोस्त को ताकीद दी। उसे संदेह हुआ, कहीं यह महिला किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं। ट्रेन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक आम घटना थी और वो ऐसे भी कई केस पहले पकड़ चुका था। ज्यों ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, उसने वहाँ यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों से कहा, ज़रा इनका ध्यान रखना, मैं अभी दूसरे कोच से होकर आया। साथी के बताए हुए विवरण के अनुसार उसने जाकर टिकट की जांच की। वे 4 लोग थे, एक अधेड़ उम्र का पुरुष, एक अधेड़ उम्र की महिला और 2 बच्चे जिनकी उम्र 20 से कम रही होगी। लड़के ने जब टिकट का मैसेज दिखाया तो उसने कहा, एक आईडी भी ज़रूरी है। अधेड़ उम्र ने अपनी आईडी दिखाई। क्या आपके साथ कोई और भी है? टीटी ने पूछा। और कौन होगा? जो है उनकी टिकट दिखा दी, आपको आईडी दिखा दी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? S4 में दीपिका नाम की एक महिला है। वस्तुतः 2 महिला हैं, पर दीपिका कहते हैं कि उनका टिकट आपके पास है। क्या यह सच है? हाँ, वो हमारी भाभी हैं, लड़की ने कहा। भाई ज़रा इन्हें टिकट दिखा दो। उसने आईडी
ध्यान से चेक करिए। लड़की का नाम दीपिका, उम्र 25 वर्ष, पति का नाम पवन गुप्ता। आईडी देखते हुए, इनके पति नहीं दिखाई दे रहे, मुंबई में है क्या? आपको मतलब? आपने टिकट देख ली, आईडी देख ली, तसल्ली हो गई हो तो जाइए यहाँ से। आदमी ने झल्लाते हुए कहा। मेरा मतलब है कि आप लोग एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं और वह स्लीपर क्लास में, और वह अपने आप को आपकी बहू बताती है। सरकार बहू का एलटीसी नहीं देती। आदमी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो आप सरकारी मुलाजिम हैं। और उस दूसरी लड़की का टिकट? टीटी ने फिर से पूछा। आदमी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। देखिए, मुझे लगता है कि ये औरत मुसीबत में है। आप सच्चाई बता दें, अन्यथा मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा। बुलाइए ना पुलिस को, हम कोई चोरी करे हैं? हमारा परिवार, हमारा मैटर। आप कौन होते हैं? साहब, आप किसके चक्कर में आ गए? वो गिरगिट है, गिरगिट, रंग बदलती रहती है, मेरे बेटे को खा गई। महिला, जो अब तक चुप थी, बोल उठी। आपको कह रहे थे दीपिका का एसी का ही टिकट ले लीजिए, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। उसका ले लेते, वो अपनी बहन को भी ले आती, कितना भारी पड़ता। समझ रही हो ना? इस लड़की के पाँव ही अशुभ है। जब से हमारे घर में आई है, दुख मुसीबत खत्म ही नहीं होते। राजेश को मैटर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। नाहा कि मैंने इतनी कड़ाई करी, बेचारी खुद मुसीबत में है, उसने मन ही मन सोचा। वो कोमल हृदय तो था, पर एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान भी था, और अपनी ड्यूटी पालना के लिए वो दोबारा से अपने कोच में वापस आया। दीपिका जी, सॉरी, आपको अपना आईडी टिकट अपने साथ रखना चाहिए था। उन्होंने आपकी टिकट दिखा दी है, पर आपको इनका टिकट लेना पड़ेगा। उसने दूसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। कितना लगेगा? दीपिका ने पूछा। टिकट और फाइन मिलाकर 900 रुपया। इनका नाम और उम्र बता दीजिए। जी, मेरा नाम नितिका है, उम्र 20 साल। दूसरी लड़की बोली। इसी मध्य दीपिका ने अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमाया, अपनी छाती टटोली और 500 के 2 नोट निकालकर राजेश को थमा दिए। अभी वो टिकट बनाने में व्यस्त ही था कि मैडम, आपका खाना 130 रुपया हुआ। खाना नहीं चाहिए, दीपिका ने सपाट सा उत्तर दिया। 130 का ही तो है, ले लीजिए ना, पेंट्री वाले ने जोर देते हुए कहा। ना, नहीं चाहिए, ले जाओ उठा करके। क्या अजीब लोग हैं, पहले ऑर्डर कर लेते हैं, फिर नहीं चाहिए। लड़का भुनभुनाया। आसपास के लोग, जो पहले टीटी और महिला का तमाशा देख चुके थे, अब महिला और पेंट्री बॉय का तमाशा देख रहे थे। कितनी रोनी औरत है, एक ने कहा। इसी बीच राजेश ने उसके हाथ में टिकट और 100 रुपये थमा दिए। खाने से गुस्सा नहीं होना चाहिए, राजेश ने कहा। वह टिकट 100 का नोट हाथ में लिए जा बैठी रही। अभी पूरा सफ़र बाकी है, हर किसी से अपना दुखड़ा तो नहीं न रो सकते, दीपिका ने धीरे से कहा। दूसरी लड़की चुपचाप तमाशबीन बनी रही। राजेश को बात कुछ समझ में आई। उसने दीपिका की परिस्थिति का अनुमान लगाया। शायद नहीं, पेंट्री बॉय तब तक कंपार्टमेंट से बाहर जा चुका था। ना जाने उसे क्या सूझी, वो तेज़ी से पेंट्री बॉय के पीछे गया और एक प्लेट लेकर दीपिका के पास आया और बोला, आप लोग इसे खा लीजिए। उसने प्लेट वहीं उन दोनों के बीच में रख दी। दीपिका रोने लगी। सर, क्यों आप हमारा तमाशा बना रहे हैं? क्या हमने आपसे भीख मांगी? नितिका ने अपनी बहन को चुप कराते हुए गुस्से से कहा। जी जी जी, मैं तो आपकी मदद। वो थोड़ा सकपका गया। अपना ये खाना ले जाइए और किसी भिखारी को दे दीजिए, हमें आपकी दया नहीं चाहिए, लड़की ने गुस्सा होते हुए कहा। क्या ज़रूरत थी आपको सर? ऐसे लोगों की मदद करने लगेंगे तो कभी मुसीबत में पड़ जाएंगे, यात्री ने
राजेश को समझाती हुई। जब कोई मुंह खोलकर बोले तभी मदद करना चाहिए, वरना लोग समझते हैं आप ही का स्वार्थ है, दूसरे यात्री ने कहा। राजेश को बुरा लगा, पर फिर खुद को संभालते हुए बोला, मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद करनी चाहिए। आज इन पर मुसीबत है और मैं सक्षम हूँ तो इन्हें खिलाए देता हूँ। कल अगर ये सक्षम हो तो ये किसी को खिला दें, इसमें एहसान किस बात की। हर कोई नहीं ना समझता है, यात्री ने फिर से कहा। इतनी ही इंसानियत थी तो जुर्माना क्यों लगाया, नीतिका फिर से बोली। दीपिका चुपचाप देखती रही। वो मेरी ड्यूटी थी, मुझे जो सही लगा वो किया, अब आपको जो सही लगे वो करें, कह के वो अपने काम में लग गया। तभी सामने वाली महिला उठकर दीपिका के पास गई। खा लो बहन, कभी कभी देवता भी इंसानों की शक्ल में आते हैं। टीटी साहब दिल के बुरे नहीं हैं। भूख ने स्वाभिमान के चट्टान को पिघला दिया और उससे कृतज्ञता का सोता फूट पड़ा। उसने कोच में दोनों तरफ नज़र दौड़ाई, पर राजेश सर कहीं दिखाई ना दिए। शायद वो दूसरे कोच में जा चुके। वो चुपचाप वहीं अपनी सीट पर बैठ गए। यात्री एक एक करके सोने लगे, बत्तियां बंद होने लगी और कोच का प्रकाश धीमा होता चला गया। नीतिका सो चुकी थी। दीपिका खिड़की से टेक लगाए बाहर भागते हुए खेतों, घरों और बाकी स्थानों को देखने का प्रयास कर रही थी, जो अंधेरे में लुक-लुक करके प्रतीत हो रहे थे। तभी हेलो, हाँ माँ, गाड़ी लखनऊ पहुंचने वाली है। मैं 12 बजे तक घर आ जाऊंगा। खाना मैं स्टेशन पे ही खा लूँगा। ठीक है माँ, घर आके मिलता हूँ। दीपिका ने देखा राजेश सामने से गुजर रहा है। दीपिका की नज़र राजेश से मिली। दोनों ने एक दूसरे को एक बार देखा और राजेश आगे बढ़ गया। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी थी। राजेश गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। मंगल यात्रा की हम दीपिका धन्यवाद पीछे पीछे गई। वह राजेश के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। रोइए मत, रोने वालों का कोई साथ नहीं देता। आप बहुत बहादुर हैं। बहादुरी से ज़िंदगी की मुसीबतों का मुकाबला कीजिए। हैप्पी जर्नी, बाय। ट्रेन रुक चुकी थी और वो ट्रेन से उतर गया। दीपिका ने अभिवादन में हाथ जोड़ लिया। वो ट्रेन के गेट पर खड़ी रही और उसे जाते हुए देखती रही। काले कोट और सफ़ेद पैंट में वो उसे किसी देवदूत सा प्रतीत हो रहा था। वो आगे जाकर स्टाफ रूम में घुस गया। ट्रेन चली तो वह वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। जो बत्तियां मुसाफिरों के चढ़ने उतरने से जली, वो एक एक करके उसे बुझने लगी। कंपार्टमेंट में फिर से अंधेरा हो गया। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा तो बाहर भी अंधेरा ही अंधेरा था। दीपिका को लगा उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा है।